में हम 8 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं। तो पहला आर्टिकल है केरला कैन बिकम इंडियाज मॉडल एआई गवर्नेंस स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल में यूपीआई के रिगार्डिंग जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो लगाने जाने की बात है, तो बोला जा रहा है कि जो स्मॉल पेमेंट्स हैं वो एमडीआर फेस नहीं करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल में सोलर मैन्युफैक्चरिंग पुश के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम ला रही है फॉर लोकल पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन, ताकि जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट जो रिसेंटली अमेंडेड, जो उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट पुअर लोगों पे कैसे होगा, तो उसके रिगार्डिंग एनालिसिस है। फाइनली जो एआई एजेंट्स हैं उनके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से जो न्यू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट खड़े हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है केरला में जो एआई मॉडल गवर्नेंस है उसके रिगार्डिंग। तो देखो, जो मॉडर्न गवर्नेंस है उसने बिल्कुल जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उनको आउटपेस किया है। हालांकि देखो, केरला में एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव रेपुटेशन है उनकी, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ जो फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन फ्लो है और जो डिलेड रिपोर्टिंग है या जो डिपार्टमेंटल सिलोज देखे जा रहे हैं, तो वो जो इसका इम्पैक्ट है उसको अंडरमाइन कर सकते हैं। देखो, अभी हम रियल टाइम डेटा के रिगार्डिंग एक न्यू एरा में है, तो जहाँ पर जो एनुअल रिपोर्टिंग है, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू है, ये बिल्कुल एआई डिपेंडेंट हो गए हैं और एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। अगर ये लैग करते हैं तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड है। अब जो केरला के डिपार्टमेंट्स हैं जैसे हेल्थ हो गया, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, तो इनमें देखा गया है कि जो इनकम्पेटिबल रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं वो एग्जिस्ट करें। साथ ही डिसकनेक्टेड रिव्यू साइकिल्स भी देखे गए हैं। ऐसे ही जो रेगुलेटरी लीकेज हो गए, कोस्ट ओवररन हो गए, एग्जीक्यूशन डिले हो गए, ये भी अभी रिसेंट मंथ्स में डिस्कवर किए गए हैं। तो अब इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है कि एआई पावर्ड गवर्नेंस के रिगार्डिंग डैशबोर्ड प्रेजेंट किए जाएं। उससे जो इंस्टीट्यूशनल नर्वस सिस्टम है उसकी तरह हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीग्रेटिव लाइव डेटा ट्रैकिंग कर सकते हैं और जितनी भी स्कीम्स हैं उनको एंड टू एंड ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही जो बजट एलोकेशन है वहाँ से लेके जो बेनिफिशियरी आउटकम उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज़ करके हम जो भी एनामलीज है या फिर कोई डिले है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है, तो इनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही जो प्रिडिक्टिव इंटरवेंशंस हैं वो तैयार करके पब्लिक क्राइसिस को एस्केलेट होने से पहले ही मतलब उसको जांच सकते हैं। अब ऐसे में हमें जो ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसको अक्रॉस द सेक्टर लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो रियल टाइम कैपेसिटी है उसको एनहेंस किया जा सके। साथ ही जो फंड यूटिलाइजेशन है उसकी ट्रैकिंग को बेटर किया जा सके और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको भी एनहेंस किया जा सके। अब देखो, इस जो भी डिजिटल आर्किटेक्चर होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है डेटा ओनिंग की। तो ये एक तो स्टेट ओन्ड होना चाहिए, साथ ही जो एक यूनिफाइड ओवरसाइट भी मतलब इसमें अकोमोडेट होनी चाहिए। तो देखो, एक इसके साथ साथ जो लीगल सेफगार्ड है वो भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जो डेटा है वो केरला की या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सॉवरिन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसके साथ कंपेटेबल भी होना चाहिए। साथ ही जितने भी एआई जनरेटेड अलर्ट्स हैं वो ऑडिटेबल भी होने चाहिए। तभी क्या होगा कि जो एक तरीके से डिजिटल आर्किटेक्चर वो सेफगार्ड हो पाएगा। तो हमें जो भी पॉलिटिकल कल्चर है उसको एक स्टैटिक और रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू से एक एविडेंस बेस्ड ओनरशिप मॉडल पे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। साथ ही जो ऑफिसर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी विदाउट माइक्रो मैनेजमेंट हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो अपने जितने भी सिविल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एक इंटीग्रेटिंग रियल टाइम एआई पावर्ड डेटा सिस्टम है अक्रॉस द डिपार्टमेंट, उससे जो केरला है वो जो अपनी गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जो अभी फ्रेगमेंटेड है, रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन मेकिंग देखी जा रही है, उसको एविडेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकता है,
डिस्पाइट कि जो एक स्टेट ओन्ड डिजिटल आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाए और जो रोबस्ट लीगल सेफगार्ड है उनको भी ध्यान में रखा जाए। देखो सेकंड आर्टिकल में हम यूपीआई के रिगार्डिंग जो चेंजेज आ रहे हैं, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का एक पोटेंशियल इशू देखा जा रहा है उसके रिगार्डिंग है कि जो एमडीआर है वो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जो ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर लगाया जाएगा और ओवर 95% ऑफ ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर ऐसी कोई भी फीस नहीं लगाई जाएगी। इवन इसका उन्होंने फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसका इंडिया यूएस जो ट्रेड टॉक्स है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब देखो एक डेटा प्रेजेंट किया गया है कि 2025-26 में ओनली 4% जो ट्रांजेक्शन थे वो रुपए 2000 से ऊपर के किए गए हैं, लेकिन ये जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 2/3 यानी 66% बनाते हैं। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं, अगर हम यूपीआई का स्केल देखें तो यूपीआई एक साल में कितना लगभग 2025-26 में 24,000 प्लस करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और 314 लाख करोड़ इतने का ट्रांजैक्शन 25-26 में किया है, जिसकी वजह से जो एनुअल कॉस्ट है वो लगभग 15,000 करोड़ आई है। तो ऐसे में जो एक डिबेट इमर्ज हुई जिसमें देखा गया कि जो टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल 2026 में बोला गया कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं और उससे यूपीआई और जो रुपी फीस है उसके रिगार्डिंग जो डोर्स है वो ओपन हो गए हैं। साथ में इंडस्ट्री सोर्सेज ने बोला है कि जो एमडीआर है वो जो स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स हैं जैसे किराना स्टोर को जो 100-200 रुपए के पेमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड करेगा। ये मोस्टली जो लार्ज ई कॉमर्स और मॉल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। इवन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अभी एमडीआर के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और अभी भी जो एनपीसीआई लेड यूपीआई है और जो स्टीयरिंग कमेटी है उनको डिसाइड करना बाकी है। देखो 2020 के बाद क्या देखा गया है कि गवर्नमेंट ने जो यूपीआई और रुपी पेमेंट्स हैं अप टू 2000 इसको जो सब्सिडाइज कर दिया था और जो एमडीआर है उसको कैप कर दिया था 0.15% ऑफ टोटल वैल्यू या ट्रांजैक्शन। तो इससे टोटल कितना लगभग 8,000 करोड़ का खर्चा है 2021 से लेके 25 तक। साथ में देखो जो एमडीआर है वो केवल मर्चेंट्स पे लगाया जाएगा, कंज्यूमर्स पे नहीं लगाया जाएगा, ताकि जो फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन है और जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है उसको यूपीआई में स्केल किया जा सके। और इवन जो अब बात चल रही है कि क्रॉस बॉर्डर भी यूपीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे में ये दिखा रहा है कि एक टेंशन चल रही है जो यूपीआई को मासेस के लिए फ्री रखने के रिगार्डिंग और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बनी रहे उसके रिगार्डिंग। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि भाई यूपीआई की में जेन्युइन एक फंडिंग चैलेंज देखा जा रहा है, 15,000 करोड़ के आसपास एनुअली खर्चा आ रहा है। तो ऐसे में जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं उनको टारगेट किया जा सकता है एमडीआर के लिए, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन है वो स्टीयरिंग कमेटी के पास ही रहेगा। देखो नेक्स्ट आर्टिकल में बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में सोच रही है, पीएलआई स्कीम फॉर पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग, ताकि जो इंडिया में सोलर पीवी वैल्यू चेन है उसको और एनहेंस किया जा सके और जो अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस किया जा सके। देखो अगर हम सोलर वैल्यू चेन की बात करें तो पॉलीसिलिकॉन से स्टार्ट होती है, फिर इनगोट्स, वेफर्स, उसके बाद सेल्स बनते हैं और फाइनली मॉड्यूल्स बनते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम है वो बिल्कुल जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों सेगमेंट को कवर करती है, लेकिन अभी भी जो पॉलीसिलिकॉन और इनगोट्स, वेफर है इनके रिगार्डिंग प्रोग्रेस नहीं देखी जा रही थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी कंसिडर किया है कि एक डिस्टिंक्ट रिफाइनिंग इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो ये और कहीं ना कहीं ये जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है उसको भी फीड करती है, तो इसको पीएलआई के दायरे के अंदर लाना ज़रूरी है। तो इसी के लिए जो एमएनआरई सेक्रेटरी है उन्होंने एक नई डेडिकेटेड सपोर्ट स्कीम लॉन्च की है। इंडिया में अगर हम सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये अगले एक साल में लगभग ट्रिपल होने वाली है, 100 गीगावाट हो जाएगी। अभी देखा जाए तो 32 गीगावाट के आसपास है। और जो इनगोट और वाटर वेफर कैपेसिटी है
तो वो टारगेट किया जा रहा है कि 2028 तक 80 गीगावाट के आसपास तक हो जाएगी। और इंडिया में जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो एनुअली 213 गीगावाट इतनी कैपेसिटी है, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो करंट सेल कैपेसिटी है उसको आउट परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से जो पीएलआई है वो अपस्ट्रीम गैप है उसको क्लोज कर सकती है। साथ में देखें हम जो राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स हैं वो भी अब लगभग न्यूक्लियर एनर्जी के आसपास ही पहुंच गए हैं। तो जो एक रीसेंट रेट्स देखें तो रुपी 5.25 पर यूनिट जो 90% अवेलेबिलिटी है वहाँ तक देखा गया है। तो जो चीपर रिन्यूएबल एनर्जी है उससे जो डिस्कॉम्स हैं वो लोअर प्राइस पे परचेज कर पा रहे हैं। तो उससे ओवरऑल जो इस रिन्यूएबल सेक्टर की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी स्ट्रेंथन हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो पीएलआई स्कीम है पॉलीसिलिकॉन्स के लिए, तो इसकी वजह से जो अपस्ट्रीम गैप्स हैं डोमेस्टिक सोलर वैल्यू चेन में वो ब्रिज किए जा सकेंगे, और जो ओवरऑल हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको भी रिड्यूस किया जा सकेगा। देखो रिसेंटली जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, और ये बोला जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है वो डायरेक्टली फूड एंटाइटलमेंट अंडर अंत्योदय अन्न योजना उसको इम्पेक्ट करेंगे। और इससे इंडिया के जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है लगभग 2 करोड़ हाउस होल्ड, तो इस पे इसका सीधा इम्पैक्ट आएगा। तो देखो अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में लॉन्च की गई थी, और इसमें जो हाउस होल्ड बेस्ड राशन है वो 35 केजी दिया जाता था पर मंथ, जबकि जो एनएफएसए है उसमें पर कैपिटा बेसिस पे दिया जाता था। और इसमें क्या है कि मानते थे कि भाई 35 केजी पर मंथ मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउस होल्ड का नंबर है। तो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट प्रपोज किया है उसमें जो ओवरऑल 35 केजी पर हाउस होल्ड था, पर हाउस होल्ड था उसको रिड्यूस करके अभी कर दिया है कि पर कैपिटा राशन मिलेगा 7 केजी। अब इनसे जिनके यहाँ 5 मेंबर से ज़्यादा थे उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको तो 35 केजी मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास 5 से कम मेंबर थे, तो ऐसे अराउंड 53% जो अंत्योदय अन्न योजना के हाउस होल्ड्स थे वो नंबर था, तो उनका 20 से लेके 80% तक लॉस होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई वुमन अकेली रह रही है तो उसको पहले 35 केजी मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, सिर्फ 7 केजी मिलेगा। ऐसे ही और भी जो सेक्शंस हैं जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे विडोज़ हैं या फिर जो इलिटरेट्स हैं, उनको भी इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो उनका जो राशन कार्ड है वो जो राशन है वो अराउंड 80% तक कट हो जाएगा, 35 से सिर्फ 7 केजी रह जाएगा अगर सिंगल मेंबर है तो। अब उधर बोल रहे हैं कि इसको इक्विटी ग्राउंड पे जस्टिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो हार्म है वो ऐसा है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी उनके कॉस्ट पर एक तरीके से एफिशिएंसी लाने की कोशिश की जा रही है। तो उधर का मानना है कि ये बिल्कुल फिजिकल सेविंग के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे जो 2 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन पर ईयर उसको उसके रिगार्डिंग क्या है कि एक्सेस स्टॉक पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बोला है कि एक जो इंस्टेड ऑफ जो कट किया जा रहा है उसके बजाय जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेटा है बेनिफिशियरी डेटा वो बहुत आउटडेटेड है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया, दाल और एडिबल ऑयल को भी अंत्योदय जो पीडीएस है एंटाइटलमेंट है उसमें इंक्लूड किया है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप हो सकता था। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक माइनर टेक्निकल चेंज लग रहा है कि हाउस होल्ड से पर कैपिटा कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन इससे बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन को इम्पेक्ट होगा। हालांकि माइनर फिजिकल सेविंग देखी जाएगी, लेकिन जो वेलफेयर आउटकम है वो इससे नेगेटिवली इम्पेक्ट हो सकता है। और इसके बजाय इंडिया को क्या करना चाहिए, जो आउटडेटेड अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी लिस्ट है उसको ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही हमें जो डेस्टिट्यूट हाउस होल्ड्स हैं उन तक जो कवरेज है उसको एक्सपांड करने की जेन्युइन आवश्यकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो न्यू साइबर थ्रेट्स हैं, जैसे जो एजेंटिक एआईज हैं उनके बिहेवियर को लेके देखा जा रहा है। तो रिसेंटली 4 जो अलग अलग डिस्क्लोजर्स हैं वो देखे गए हैं, जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, मेटा और यूके का जो एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं।
तो उन्होंने एक तरीके से क्वेश्चन रेज कर दिया है कि कैसे एआई जो एजेंट्स हैं वो टेस्ट किए जाते हैं बिफोर डिप्लॉयमेंट। तो देखो, पहले जो चैटबॉट्स थे वो कम जो ऑटोनॉमी वो इन्जॉय करते थे, लेकिन जो अभी एआई एजेंट्स हैं उनके पास ग्रेटर ऑटोनॉमी है, खुद की डिसीजन मेकिंग पावर है, साथ ही वो अपना एक्शन सीक्वेंस उसको भी चूज कर सकते हैं, और कैसे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे इसके रिगार्डिंग भी ऑटोनॉमी है। तो ऐसे में जो उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाना और मुश्किल हो गया है। रिसेंट वीक्स में क्या देखा गया है कि तीन इंपॉर्टेंट जो ब्रीचेस देखे गए हैं। जैसे ओपन एआई ने क्या किया था, क्लोज टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कर रहे थे, तो ओपन एआई के एजेंट ने जो हगिंग फेस बेंचमार्क आंसर्स हैं इनको रिट्रीव कर लिया। ऐसे ही जो एंथ्रोपिक का टेस्टिंग एनवायरनमेंट में देखा गया कि इन्होंने 1,41,000 जो इवेल्युएशन उसका रिव्यू कर रहे थे, तो वहाँ 3 इंस्टांस ऐसे पाए जहाँ पे जो एजेंट है उसने इंटरनेट का यूज कर लिया या इंटरनेट को रीच आउट कर लिया। ऐसे ही मेटा के केस में देखा गया कि जो एआई मॉडल है उसने दूसरी कंपनी के सिस्टम को रीच कर लिया। तो ओवरऑल जो वहाँ भी एक डेटा ब्रीच का इशू देखा गया। तो कई रिसर्चर्स इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, एआई अलाइनमेंट फेलियर है, लेकिन कई देख रहे हैं कि नहीं नहीं, ये एक तरीके से जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फेलियर है उसकी तरफ इसको देखा जाना चाहिए। साथ ही देखो, यूके की जो एआईएसआई है उसने बोला है कि जो ये अनऑथराइज्ड एक्शंस हैं ये रूटीन साइबर सिक्योरिटी जो टेस्टिंग है उसके दौरान देखे गए थे। ऐसे ही 2025 में एक सर्वे पेपर लॉन्च हुआ था, उसमें बोला गया था कि एआई 4 टाइप के जो रिस्क है 4 स्टेजेस में देख सकते हैं कि इनपुट स्टेज पे हो सकता है रिस्क, या फिर जो रीजनिंग या प्लानिंग स्टेज है उस पे जब डिसीजन मेकिंग के टाइम, या जो एक्सेसिव टूल परमिशन के रिगार्डिंग भी रिस्क हो सकता है, और फाइनल हो सकता है कि जब वो बाकी जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो तब भी फर्दर रिस्क देखे जा सकते हैं। ऐसे जो एआई एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि जो एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें कोई भी ह्यूमन लूप में नहीं है, इसकी वजह से रियल वर्ल्ड हार्म हो सकता है। अब ऐसे में देखा जा रहा है जो एआई एजेंट्स हैं वो बिल्कुल जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और इवन विदाउट ह्यूमन इंटेंट क्या है वो हार्मफुल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन की ये अलाइनमेंट इशू है या साइबर सिक्योरिटी फेलियर है, जो एआई एजेंट्स हैं वो रियल वर्ल्ड टूल्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ग्रेटर एक्सेस ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी रिस्क पोज कर रहा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो रिसेंट ओपन एआई, एंथ्रोपिक और मेटा के ब्रीचेज हैं वो दिखा रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी फ्रंटियर पर रियल वर्ल्ड हार्म देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है जो एआई सेफ्टी के रिगार्डिंग एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन को फॉलो कर सके। सो आज के आर्टिकल में इतना ही। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।